दोस्तों जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो लोग डेली बेसिस पर मेरा वीडियो देखते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। दोस्तों मैं स्टैटिक जीके पढ़ाने के लिए एक अलग से चैनल बना रहा हूं, जिसकी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर एक स्टैटिक जीके पढ़ाने का अलग से चैनल बनाइए। तो यहाँ पर आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपका साइंस हो, कंप्यूटर हो, सभी को पढ़ाने के लिए एक अलग से आपको चैनल बना रहा हूँ। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो जो लोग भी उस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस के बीच में पहला समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो किसके किसके बीच में है, पहले ये समझो। ये एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और प्लस यूरोपियन यूनियन, यूरोप के बहुत सारे देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई थी यूरोपियन यूनियन, उनका जो नवल फोर्सेस बनाया गया था उसके बीच में, यानी कि ईयू यूरोपियन यूनियन नवल फोर्सेस EUNF के बीच में जो पहला सैन्य अभ्यास, यानी कि अभी तक ऐसा सैन्य अभ्यास भारत और इसके बीच में नहीं हुआ था, पहली बार इसका सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। और इसको गल्फ ऑफ आइडन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गल्फ ऑफ आइडन में इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि इसको दोस्तों पहली बार किया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं रखता हूँ। सुपरस्टार, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये आप देख सकते हैं इंडिया के आपको यहाँ पर नवल ऑफिसर्स दिख रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको यूरोपियन यूनियन नवल फोर्सेस के ऑफिसर्स आपको दिख रहे हैं, जिन लोगों के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ये जो सैन्य अभ्यास है ये 18 से 19 जून 2021 को किया गया था। इंडियन नेवी इसमें इन्वॉल्व हुई है। तो इंडियन नेवी के इस समय जो चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। आपको पता होना चाहिए एडमिरल करमवीर सिंह। SSC और रेलवे एग्ज़ाम में बस इतना ही पॉइंट पूछ लेता है, जो कि कई बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं। अगर अब दोस्तों मार्च का महीना आपको याद हो, तो मार्च के महीने में भारत और अमेरिका, किसके, भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था पासेक्स। और ये कहाँ पर हुआ था, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इसको आयोजित किया गया था। किसके किसके बीच में पासेक्स हुआ था, इंडिया और अमेरिका के बीच में पासेक्स हुआ था बे ऑफ बंगाल में। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ये जो एक्सरसाइज है ये गल्फ ऑफ आइडन में हुआ है, तो ये कहाँ पर स्थित है, बहुत ही फेमस है, कई बार आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से आपको मैप दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, आप गल्फ कंट्रीज़ वाले रीजन में जाएंगे, ये एरिया गल्फ कंट्रीज़ में आता है। इनमें से एक ये छोटा सा पास आपको दिख रहा होगा जहाँ से समुद्री जहाज यूरोप की तरफ जाते हैं। तो यूरोप की तरफ जाने वाले रास्ते में छोटी सी जगह है गल्फ ऑफ आइडन। इसको हम लोग और जूम करके देखेंगे तो इससे आप समझ जाओगे, इंडियन ओशियन से जब आप जाएंगे तो ये जो गलियारा आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ आइडन। ठीक है, ये आपको रेड सी से जोड़ता है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ आइडन किसको जोड़ता है, तो ये रेड सी, आगे जाकर रेड सी में मिल जाता है। इस एरिया को गल्फ ऑफ आइडन बोला जाता है, जहां पर ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ नामक सम्मेलन की मेजबानी IIT बॉम्बे के द्वारा की गई है। इस सम्मेलन की इस वर्ष थीम क्या है। आपको पता होगा दोस्तों, ये ब्रिक्स देशों का जो ग्रुप है उन लोगों ने क्या किया है कि जितने भी मेंबर देश हैं उन देशों में स्थित जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन लोगों ने भी अपना एक नया नेटवर्क बना लिया है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस बार जो ब्रिक्स देशों की यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क बना है, उन्होंने IIT बॉम्बे की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया है। और उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो थीम है वो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसका मतलब हुआ ई मोबिलिटी। ठीक है, इसका सब्जेक्ट रखा है ई मोबिलिटी, इस पर इन्होंने डिस्कशन किया है। अब इसमें आप देख सकते हैं जितने भी ब्रिक्स मेंबर्स हैं सभी इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको आयोजित किया गया है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, धुंधला सा दिख रहा होगा, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ई मोबिलिटी के ऊपर ये सम्मेलन जो है हाल ही में आयोजित किया गया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो सम्मेलन है ये हाल ही में आयोजित किए जाने वाले 13वें ब्रिक्स समिट 2021 का एक छोटा सा हिस्सा है। और जो 2021 में जो ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन होगा ये कौन से देश की अध्यक्षता में होगा? ये हमारे भारत की अध्यक्षता में होगा। प्राउड की बात है, भारत की अध्यक्षता में, याद रखना 2021 का जो चेयर है ये भारत की अध्यक्षता में होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और हो गया साउथ अफ्रीका। इसके अलावा 2021 का जो चेयर है ये इंडिया के पास में है, आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ क्या भारत ब्रिक्स देशों का सदस्य है? तो आंसर हो जाएगा यस, भारत इसका सदस्य है। अब एक चीज़ आप लोग बताएंगे, ब्रिक्स देशों का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों एक बार एग्ज़ाम में प्रश्न देखा था जिसमें पूछा गया था कि जो पहला ब्रिक्स सम्मेलन है वो कौन से देश में आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2009 में सबसे पहले इसको रूस देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब ये जो ब्रिक्स देश हैं इन्होंने आपस में मिलकर एक बैंक भी बना लिया है। तो ब्रिक्स देशों के इस बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है या फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो सांघाई चाइना में है। ये जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय सांघाई चाइना में स्थित है। ये एग्ज़ाम में 4 से 5 बार मैं खुद देख चुका हूँ, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है। अब दोस्तों जैसा कंटेंट आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही कंटेंट का करंट अफेयर्स का मंथली पीडीएफ जो है वो हर एक महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप विश्वास मानो, बहुत ही शानदार पीडीएफ है। आप उसको पढ़ोगे कम समय में आपका पूरा रिवीजन होने वाला है। तो जल्दी से जाकर बिना डेट किए जल्दी से उसको खरीद कर जितना भी आपका करंट अफेयर्स छूटा हुआ है उसका रिवीजन कर लो। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में यूरोप के सबसे बड़ा डिजिटल स्टार्टअप सम्मेलन जिसका नाम है वीवा टेक्नोलॉजी 2021 के कौन से संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसकी 5वें संस्करण को हाल ही में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का नाम है वीवा टेक्नोलॉजी। इस समय चर्चा में क्यों बना है? ये जो वीवा टेक्नोलॉजी जो सम्मेलन है ये स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता है, डिजिटल को बढ़ावा देता है। तो इसमें हाल ही में जो सम्मेलन 5वां एडिशन किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि इसके 5वें संस्करण को हाल ही में आयोजित किया गया है। खास बात यह है कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था, जिन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा अपना भाषण भी दिया था। साथ ही साथ में आपको दोस्तों ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करें, इंडिया में स्टार्टअप्स आकर इन्वेस्ट करें। और इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए। आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो हाल ही में रिलीज़ करी गई ये जो रिपोर्ट है इसको ऑप्शन नंबर सी अंकटैड यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है UNCTAD, इसके द्वारा हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा मतलब ये रिक्वेस्ट समझ सकते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं सभी लोग कम से कम आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, जिसका कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। आपको इतना अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो कम से कम आप इस वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर ज़रूर किया करो। अच्छी चीज़ों को आप शेयर करोगे भगवान आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको हाल ही में 21 जून 2021 को लॉन्च किया गया है। अब इसमें देखो क्या है,
सबसे पहले तो आप ये जानो, इसको रिलीज़ करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है अंकटैड। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। अब इसमें जो डेटा है वो है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत ने कुल 64 बिलियन FDI, 64 बिलियन डॉलर की FDI यानी कि विदेशों से जो फंड प्राप्त होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया के अंदर में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 64 बिलियन, इस फिगर को याद रखना, एग्ज़ाम में ये पूछे जाने वाला पॉइंट है। तो 64 बिलियन FDI भारत को प्राप्त हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में FDI के मामले में 5वां सबसे बड़ा FDI है। ठीक है, दुनिया के अलग अलग देशों को भी FDI मिलता है, तो ये 5वां सबसे बड़ा FDI है। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये लिस्ट मैंने आपको बनाई है, इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा। एक प्रश्न पूछेगा कि वर्ष 2020 में FDI के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है, तो भारत की रैंक आती है 5वीं। इंडिया को कुल 64 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, अमेरिका। अमेरिका पहले स्थान पर आता है, जिसको 156 बिलियन डॉलर का जो FDI प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर आता है चाइना, जिसको 149 बिलियन डॉलर का जो है FDI मिला है। चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी अमेरिका को पीछे भी छोड़ देगा। तीसरे स्थान पर आता है हांगकांग, जिसको 119 बिलियन डॉलर का यहाँ पर FDI प्राप्त हुआ है। अब हम लोग एक लिस्ट देख रहे हैं जिसमें कि FDI आउटफ्लोस, यानी कि इंडिया से या किसी भी देश से बाहर जो पैसा जाता है, तो उस मामले में इंडिया का रैंक आता है 18। उस मामले में इंडिया का रैंक है 18वां। ठीक है, चाइना का उसमें रैंक है पहला, और लग्जमबर्ग का उसमें रैंक है दूसरा, और जापान का उसमें रैंक है तीसरा। अगला प्रश्न दोस्तों बनेगा एक अवार्ड को लेकर। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ओपन सोसाइटी प्राइज़ 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो हाल ही में दिया गया ये जो पुरस्कार है, ये दिया गया है के शैलजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के शैलजा को वर्ष 2021 का ओपन सोसाइटी प्राइज़ जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये रही के शैलजा। ये कौन है, ये केरला की पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला, जिनका नाम है के शैलजा। इनको ऑनर मिला है, सम्मान मिला है ओपन सोसाइटी प्राइज़। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, CEU के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। CEU का मतलब है, ये जो अवार्ड है ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, यानी कि CEU सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। पहला तो ये कि जो दूसरा YouTube चैनल है उसका लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करना है, और साथ ही साथ में जो PDF लेना चाहते हैं वो लोग PDF परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है लाइक और शेयर भी करना है। हाल ही में चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है द 7 साइन ऑफ बीइंग अ मदर, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आयुष्मान खुराना की वाइफ, जिसका नाम है ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा इस पुस्तक को हाल ही में लिखा गया है, जिसका नाम है 7 साइन ऑफ बीइंग मदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये इनका लॉन्चिंग के समय का फ़ोटो है, 7 साइन ऑफ बीइंग अ मदर। इसको किसने लिखा है, आयुष्मान खुराना की वाइफ, जिनका नाम है ताहिरा कश्यप खुराना, उनके द्वारा इसको लिखा गया है। इससे पहले भी लॉकडाउन में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन, इसको भी उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेशनल योगा डे 2021 के अवसर पर मोदी जी ने योग के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे पर 21 जून को एम योगा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो एम योगा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके आगे WHO लिखा है, यानी कि इस एप्लीकेशन को WHO के साथ में मिलकर बनाया गया है और इसको लॉन्च किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। तो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, सब कुछ आपको याद रखना है।
क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जून 2021 में किसके द्वारा जनरल इलेक्शन 2019 इंडिया एन एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है। तो हाल ही में एक एटलस रिलीज करी गई है जिसका नाम है जनरल इलेक्शन 2019 इंडिया एन एटलस। इसको हाल ही में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज किया गया है। इस एटलस को, इसका फोटो देख सकते हैं, ये इस एटलस को हाल ही में रिलीज़ किया गया है, इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। अब ये जो एटलस है, ये देखिए जनरल इलेक्शन 2019 इंडिया और एन एटलस, ठीक है, इसको हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया गया है। साथ ही साथ में इस एटलस में 2019 में जो चुनाव हुए थे उसके डेटा हैं, और जो 2019 में चुनाव हुआ था वो 17वां जनरल इलेक्शन था। तो ये चीज़ भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसको जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 17वां जो जनरल इलेक्शन था उसके बारे में इसमें डेटा दे रखा है। अब चूंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस हुआ है तो हम लोग ये चीज़ भी जान लेते हैं इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है सुशील चंद्रा। इस समय इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है, तो इलेक्शन कमिश्नर का नाम है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, ये दोनों ही हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि जून 2021 में ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है। तो हाल ही में रिलीज़ करी गई ये जो रिपोर्ट है इसको यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, इसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 20 यानी कि ज़बरदस्ती किसी कारण से किसी को डिस्प्लेस होना पड़े, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़े, उसको लेकर ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है नियरली 3 मिलियन पीपल ड्रिवन फ्रॉम होम डिस्पाइट कोविड-19 क्राइसिस इन 2020, ठीक है। 82.4 मिलियन, ये डेटा सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 82.4 मिलियन जो लोग हैं उनको फोर्सफुली यानी कि बलपूर्वक डिस्प्लेस कर दिया गया है पूरी दुनिया में। तो इस डेटा को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ में इस डेटा में ये भी कहा गया है कि दुनिया की 1% से अधिक आबादी जो है लगभग 95 में से हर एक व्यक्ति जो है उसको जबरन विस्थापित किया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है UNHRCR जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, इसके हाई कमिश्नर कौन है, फिलिपो ग्रैंडी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसके बाद में आता है अगला प्रश्न कि किस NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को PMC बैंक का अधिग्रहण करने और इसे एक लघु वित्त बैंक के रूप में लॉन्च करने के लिए RBI ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो आपने बहुत पहले सुना होगा, 4 महीने लगभग हो गए होंगे, कि एक मुंबई का एक बैंक है PMC बैंक, ठीक है, पंजाब एंड मुंबई बैंक। PMC बैंक जो है वो उसमें लोगों का पैसा फंस गया है, RBI ने उसको ब्लॉक कर दिया है, स्कैम हुआ था कुछ ऐसे करके। तो हाल ही में इसका जो अधिग्रहण है वो एक NBFC कंपनी करेगी जिसका नाम है क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने इसको अधिग्रहण कर लिया है। ये आप देख सकते हैं PMC बैंक जो है जिसका नाम है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसको क्रेडिला नाम की कंपनी ने इसको ले लिया है। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह इसको काम करवाएगा। तो PMC का फुल फॉर्म पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि इंडियाज़ बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर 2021 लिस्ट में किसे पहला स्थान मिला है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।